देखते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि रिक्वायरमेंट्स के डबल मीनिंग निकलना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड के डबल मीनिंग? तो इसका मतलब आता है कि समझने वाला शख्स इसके कई मीनिंग ले लेता है। इस चीज को रोकने के लिए वो ये सारी बातें इसमें कर रहा है। तो की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स भी लिखे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कोई मुझे बता दे कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? खुसूसियात। खुसूसियात, बिल्कुल खुसूसियात। ये एट्रीब्यूट का वर्ड आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था, याद है? क्लास के एट्रीब्यूट्स, मिसाल के कार है, कार की क्लास है, तो कार का कलर, कार का मॉडल, ये सारी बातें उसकी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज में आ जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो जी सर, आ रही है बात। तो वो कहता है कि आप जब रिक्वायरमेंट्स को वहां लिखें, बयान करें, तो वहां पर कोशिश करें कि वहां आप उसके एट्रीब्यूट्स भी बताएं। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स ये हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है, रिक्वायरमेंट्स की वैल्यूज क्या है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या समझ आती है। वो कहते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ प्रोसेस इन प्रीवियस चैप्टर एंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एबिलिटीज इन टेबल 4.2 that a simple textual statement is not sufficient fully to define a requirement। एक रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट वहां पर हमें पता नहीं चलेगी कि उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है। Other there is another classification and status information that can that each requirement carries। हर रिक्वायरमेंट की कोई क्लासिफिकेशन, कोई और इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ होती है जिससे वो क्लासिफाई होती है या समझ में आती है। Rather than clustering the text of the requirement, additional information should be placed in attributes। हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं और उसके साथ उसके चंद एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी लिखते हैं जो उसके साथ अटैच होती है, अटैच टू द रिक्वायरमेंट। और क्या करते हैं, और एट्रीब्यूट्स अलाउ द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द सिंगल रिक्वायरमेंट टू बी स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम ईज ऑफ प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। इस एट्रीब्यूट की बेस पर हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को प्रोसेस भी करते हैं, फिल्टर भी करते हैं, सॉर्ट भी करते हैं, समझते भी हैं और समझाते भी हैं। तो एबिलिटीज बताना तो ये था कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या होंगी, मगर यहाँ पर क्या, ये बेसिकली ये एबिलिटीज भी हैं, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के लिए हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी से किताब पर वहाँ से बोरो करें तो सिर्फ किताब का टाइटल नहीं उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू में होता। उस क्लास का टाइटल भी होगा, ऑथर भी होगा, आईएसएन नंबर भी होगा, लाइब्रेरी का कोई नंबर भी होगा, कोई रिलीज नंबर भी होगा, कोई ईयर भी होगा, कोई प्रेस या पब्लिशर का नाम भी होगा और कंट्री भी होगा। तो ये सारी की सारी बातें किस लिए हैं? उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स के लिए हैं, ताकि पता चले कि उसका बेसिक रूट कहाँ से बना है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है जिसमें रिक्वायरमेंट्स बड़ी मेजर हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करने में या राइट करने के हवाले से ये चैप्टर चल रहा है। और इसमें वो हमें ये समझा रहा है कि आप क्या करें, आप ये जान लें कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये जान लें कि की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके साथ एक एडिशनल ये बात शामिल होगी कि आप रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में लिख देना काफ़ी नहीं है, आप उसके साथ क्या लिखें, आप उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी वहां पर दर्ज करें। उससे क्या होगा, उससे वो रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट, ये उसने चंद फर्ज की हुई एट्रीब्यूट उसने कैटेगरी सोची हुई। ये टेम्पलेट उसने बेसिकली बनाया हुआ है कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट की आईडी हो सकती है या नेम हो सकता है। यूनिक नेम समराइजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, यूनिक रेफरेंस इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर एंड यूनिक नेम समराइजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसी तरह करके बाकी चीजें बीच में आती हैं कि बेसिक टाइप क्या है, रिक्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिक टाइप क्या है, ये फंक्शनल है, ये परफॉर्मेंस बेस है, ये क्वालिटी फैक्टर है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये कोई कंस्ट्रेंट है या कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, या रिक्वायरमेंट के अलावा कोई एडिशनल चीज है।
तो ये इस तरह की कैटेगरीज लिस्ट यहाँ पर बेसिकली उसने जनरेट की है कि जब आप एट्रीब्यूट्स मेंशन करें तो इनमें से कोई एट्रीब्यूट्स आपके कैटेगरीज में देख लें, इनमें से जो वैल्यूज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक जैसी चीज एग्जिस्ट करती है और उसकी कोई 10-20 कापियां हैं, तो आप एक का दूसरी के साथ फर्क कैसे दिखाते हैं? आप अपनी समझ के मुताबिक उसके वैल्यूज में फर्क करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको कोई नंबर देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इसकी चीजें आती है। फिर आता है वैल्यू ऑफ अ रिक्वायरमेंट। वैल्यू ऑफ अ रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट की क्या वैल्यू है आपको पता हो, यानी ये इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई रिक्वायरमेंट कितनी कीमती है, बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि कोई रिक्वायरमेंट कितनी कीमती है, क्या वो निगोशिएटेबल है, क्या वो रिमूवेबल है, क्या उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, क्या उसको सिस्टम से निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता। ये उसी वक्त पता चलेगा जब आपको उस चीज़ की वैल्यू का अंदाजा होगा। तो क्या चाहिए हमें इसके लिए, क्या चाहिए इसके लिए, हमें ये चाहिए कि हम हर रिक्वायरमेंट की एक वैल्यू का पैरामीटर रखें। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं ये देखूंगा कि इसमें टॉप वाली कौन सी है, मिडिल वाली कौन सी है और बॉटम वाली कौन सी है। उसने यहाँ पर एक ऑर्डिनल स्केल बताया कि लो, मीडियम, हाई या डिजायर्ड, बेस्ट एंड मैंडेटरी। आप किसी मोटर या मशीन को भी चलाते हैं ना, तो वहां भी ये ऑर्डिनल स्केल पड़ा हुआ होता है। वो ऑर्डिनल स्केल क्या देता है, वो ये बताता है कि ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मिडल में आ रही है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे कैसे आ रही है, लो, मीडियम एंड हाई। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि वहां पर स्केल मेंशन है, लेकिन स्केल का हमें फर्क नहीं पता होता। आप एक रिक्वायरमेंट के लिए कोई वैल्यू दे दें, उसको 10 नंबर असाइन कर दें, उसको 9 नंबर असाइन कर दें, उसको 5 नंबर असाइन कर दें, ये वैल्यू देना आपका काम, एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम। अब उसका फायदा आपको किस टाइम पे पड़ेगा, जब आप जब सिस्टम के अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की बारी आएगी, तो उस टाइम पर अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स को बीच में से निकालना पड़ा, तो फिर हम बड़ी आसानी से मोस्ट इम्पोर्टेंट को बचा लेंगे, बाकी जो निचली साइड से आ रही होगी, सबसे उसकी इम्पोर्टेंस कम होगी, हम उसको निकाल देंगे। यहाँ पर उसने 3 कैटेगरीज बताई हैं। वो कहता है जी आमतौर पे ये 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? मैंडेटरी फॉर द एम, डी फॉर द डिजायर्ड एंड बी फॉर द बेस्ट वैल्यूज। उसके बाद इस तरह का इसके लिए तो फर्जी है, आप अपना बना लें, आप अपना वैल्यू का कोई चार्ट बना लें और तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को उनमें बांट दें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि हमारे इस पूरे शहर की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी फैमिलीज इसमें यहाँ रहती हैं, आप उनको जो है वो अमीर फैमिलियों की कैटेगराइजेशन अलग कर दें, मिडिल फैमिलीज की अलग कर दें और लोअर जो आती हैं, रैंक में आती है, उनकी कैटेगराइजेशन अलग कर दें। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 1 करोड़ फैमिलीज हैं, तो आप यहाँ उनकी डिवीजन कर रहे हो, उन सैंपल साइज 1 करोड़ फैमिलीज का आप ये बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप उसके लिए कोई मेजरमेंट स्केल ला रहे हो, आपको ये पता लगेगा कि ये वैल्यू में ज़्यादा है या नहीं। खैर ये इस मामले में तो वैल्यू बनती नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें क्या देना चाहिए, हमें की रिक्वायरमेंट्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो नीचे आ जाएं और जो हमारी नीड है वो लाजमी बीच में डालें। हम इसमें नीड, डिज़ायर और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रखें, तो उस टाइप पे काफ़ी हद तक समय लगेगा कि अच्छा ये 3 स्केल्स बनते हैं। फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि जब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो आप आसानी से कर लेंगे और ये भी देखा जा सकता है कि किसकी वजह से आपका एडिशनल काम बड़ा है, किन रिक्वायरमेंट्स। जारी बात है एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी वजह से आपका काम बड़ा होगा, आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट बड़ी होगी, प्रोजेक्ट का टाइम बड़ा होगा, आपकी एफर्ट ज़्यादा खर्च होगी। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। इस बात का क्या मतलब? इस बात से कोई बता दे, इस बात का क्या मतलब?
सर जिस तरह डिस्क्राइब, एक तो सिंपल इंग्लिश में कर सकते हैं या फिर हाँ, डायरेक्ट आगे कर सकते हैं, इस तरह यानी किस तरीके से हमने उनको शो करना है। तो ताकि नहीं आसानी से लैंग्वेज समझ तो लगे लिखनी है, यार ठीक है, इंग्लिश में लिख दी, किसी और फ्रेंच में लिख दी, चाइनीज में लिख दी, लेकिन जो चीज़ यहाँ समझ आ रही है वो क्या है, या वो आपको समझाना चाह रहा है, वो ये है कि सिंपल से सिंपल। आपकी राइटिंग स्टाइल में कुछ एडिशनल चीज़ें शामिल ना हो। वो अखबारी रिपोर्टर होते हैं ना, जब वो लिखते हैं तो वाक़ये को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। टेक्निकल राइटर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउसेस में क्या काम करते हैं, ये बात मैंने शायद पहले की भी हो आपसे, बताओ क्या करते हैं? वेबसाइट्स का कंटेंट लिखते हैं, बोले तो सही, वेबसाइट्स का कंटेंट लिखते हैं ना, जी सर, जिस तरह आपने बताया था कि जी वेबसाइट सर, का जी सर। लिखते हैं, इसी तरह रिक्वायरमेंट्स भी लिखते हैं, और जब वो जी सर। रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं तो उनके लिए एक गाइडलाइन होती है बेटा, और वो गाइडलाइन ये होती है कि वो रिक्वायरमेंट को एज इट इज वहां पर बयान करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वहां पर कुछ एडिशनल चीजें मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि मेरा सिस्टम ये 10 काम करके देगा, अगर वो 11वां भी करके देगा तो ये मेरे लिए फायदा नहीं है, मैं उसे गलत ही कहूंगा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं। अगर आपका सिस्टम आपके काम से ज्यादा काम कर रहा है तो वो भी अच्छा नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं, वो उस पर खाम का एफर्ट और टाइम और वो सब कुछ खर्च क्यों किया? हमारी रिक्वायरमेंट तो यहाँ खत्म हो गई थी, ये तो आगे विश शुरू हो गई है, तो विशेष पूरी करना काम नहीं होगा। काम क्या है कि जितना असाइन हुआ है बस उतना ही। इसको पढ़ के देखते हैं, आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। The use of consistent language makes it easier to identify different kind of requirements. A simple example of this is the use of shall as a keyword to identify the presence of the requirement in the text. Some languages go for so far as to use the shall, should, and may to indicate different priorities of the requirement. यहाँ पर 3 वर्ड्स को बतौर इंडिकेटर बता रहा है कि अगर आप शेल का वर्ड इस्तेमाल कर लें, शुड का वर्ड यूज कर लें और मे का वर्ड यूज कर लें तो आपकी रिक्वायरमेंट की मीनिंग और प्रायोरिटी बदल जाएगी। मतलब एक चीज पर आप जोर दे रहे हैं कि ये लाजमी शामिल होगा, और एक चीज में आप कह रहे हैं कि मे और मे नॉट, तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग और बनती है कि इसको डालेंगे, देखेंगे आखिर में गलती होगी तो डाल दें। एक है कि मेजर लाजमी शामिल होगी, ये इसकी पिलर रिक्वायरमेंट है। The language used will vary depending on the level of the requirement being expressed. The principal difference in between stakeholder requirement that lies in the problem chain and the system requirements that lies in the solution chain. प्रॉब्लम डोमेन सोल्यूशन डोमेन की बात हम पहले कर चुके हैं। तो जब हम अपनी लैंग्वेज को की सिलेक्शन करते हैं, अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली हम प्रॉब्लम डोमेन में अपनी लैंग्वेज और रखते हैं, सोल्यूशन डोमेन में अपनी लैंग्वेज की टून को और रखते हैं। क्योंकि सब प्रॉब्लम डोमेन की बताई हुई बातों को सोल्यूशन डोमेन में सबको ही कैच नहीं किया जाता, कुछ चीज़ें वहां पर नेग्लेक्ट भी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया हुआ है, टिपिकल कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। ये उसने एक टेम्पलेट दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में लिखने का। द स्टेक होल्डर टाइप शेल बी एबल टू कैपेबिलिटी। यहाँ पर देखें, ये जो इसने प्रिडिकेट्स में लिखी हुई चीज है, बेसिकली यहाँ पर हम वर्ड चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा, शेल बी एबल टू, द शेल बी एबल टू, ये वर्ड वैसे ही रखेंगे। तो नीचे लेके आता हूँ मैं आपको, नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके लिए उसने टेम्पलेट एक लिखा भी है, और वो टेम्पलेट यहाँ पर ये आपके सामने आ गया, ये वाला टेम्पलेट लिखा। इस टेम्पलेट को गौर से देखिएगा, ये जो मैं सिलेक्ट किया है मैंने, इसमें क्या दिया है, उसने यहाँ पर दिया है द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का यहाँ पे कोई मतलब टाइप आ जाएगी, कोई नाम आ जाएगा, शैल बी एबल टू कैपेबिलिटी कोई भी आएगी, विद इन द परफॉर्मेंस ऑफ इवेंट वाइल दिस। इसको जरा कन्वर्ट करके देखें, कन्वर्ट उसने यहाँ पर किया है, द वेपन्स ऑपरेटर शैल बी एबल टू फायर अ मिसाइल विद इन 3 seconds ऑफ रेडार। मतलब इसमें ये जो इसमें इटैलिक किया हुआ वर्ड है ना, बेसिकली वो इन प्रेडिकेट्स का वर्ड आता है, ठीक है, ये इन प्रेडिकेट्स का वर्ड आता है। वाइल ऑपरेशनल कंडीशन में इन सर्व सी कंडीशन, यानी रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए हम इतने मोहतात हो जाते हैं
कि हम उसको आम तौर पे इस तरह के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये बड़ा कैलकुलेटेड सा मेथड है, यहाँ पर कोई भी चीज़ एडिशनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें लिखी हैं उसमें, कोई और मीनिंग नहीं निकलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स को बयान करते वक्त डबल मीनिंग वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड बोला भी था, याद है मुझे। अगर मैं कहूँ कि द सॉफ्टवेयर विल बी अप टू द मार्क, ये वर्ड इस्तेमाल करूँ, या मैं कहूँगा कि अप टू द मार्क के अलावा कोई और वर्ड यहाँ पे मैं लगा दूँ, तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ चाहिए थी, क्या डिमांडेड था। तो इसलिए यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट्स को बड़े एहतियात से लिखेंगे और लिखने में हम ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। क्लास, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब हमारा कंसर्न इस चैप्टर में है क्या कि हम रिक्वायरमेंट को नेचुरल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, किसी टेम्पलेट के मुताबिक लिख सकते हैं। अच्छा, और आते हैं, और एक इसमें टाइप आती है, द स्टेक होल्डर shall not be placed in breach of application law। ये इसमें कुछ लिखा है। अब उसके नीचे उसने वही एम्बुलेंस वाली एग्जांपल ले ली जो हमने मेरे साथ शायद सेकंड चैप्टर में देखी थी या थर्ड में देखी, वही एम्बुलेंस वाली, उसी से रिक्वायरमेंट निकाल के उसने यहाँ पे लिखी है। The ambulance driver shall not be placed in the breach of national road regulation। ये उसने मतलब एक स्टेटमेंट डाली। इस स्टेटमेंट में अगर मैं इसको अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करता तो शायद मैं इसमें इतने थोड़े से जो है वर्ड्स के साथ ना लिख सकता। तो प्रेडिकेट्स इस्तेमाल करने से हम क्या करते हैं, आमतौर पे इसको इस तरह राइट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इससे कम वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती। हाँ, की जा सकती है एक सूरत में, अगर हम यहाँ पर फॉर्मल मेथड लगाना शुरू करें। यू नो व्हाट आर द फॉर्मल मेथड्स? फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने सिर्फ एक दो लाइनें बोली थी। हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ करते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एक्चुअली द फॉर्मल मेथड्स। उसको हम एडवांस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। मेरे ख्याल से शायद आपकी करिकुलम में वो कोर्स शामिल है या नहीं है, लेकिन वो भी एक कोर्स है जो खासा मुश्किल होता है। जैसा डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम खासा मुश्किल सा कोर्स समझा जाता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी फॉर्मल मेथड्स का कोर्स जो है वो मुश्किल समझा जाता है। मैं चलूँ आगे? ओके। यस सर। इस चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर अगर गौर से देखें तो जो चीज़ आपके सीखने की मिलती है कि वो क्या है, वो ये है हाउ वी कैन राइट आवर रिक्वायरमेंट्स। हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो आपका काम इसमें क्या बनता है? मॉडल अभी मैंने आपको, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया ही नहीं है। मॉडल तो नहीं पढ़ाया होगा अभी मैंने, कोई यूज केस मॉडल, सीक्वेंस डायग्राम मॉडल कोई नहीं पढ़ाया? नो सर, नो सर, कोई बड़ा। ठीक है, नहीं पढ़ाया, उसकी ज़रूरत हमें अभी पड़ेगी भी नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में यूएमएल की डायग्राम्स के बारे में बात की हुई है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी अभी खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अपना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का काफ़ी कंटेंट पढ़ा है, तकरीबन हमारे को 3 एक चैप्टर पढ़े हुए हैं हमारे कोर्स के जो हमें पढ़ने हैं, तो वो हम देखेंगे अगर कोई टाइम बचा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेमेस्टर लंबा होगा। अगर लंबा हो गया तो फिर हम मॉडलिंग बीच में पढ़ जाएंगे। तो अभी हम अपना कंटेंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एडिशनल चीज़ें बाद में। पहले अपना जो है वो कंटेंट, उसको कवर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने करना क्या है, आप ये करें कि आप कोई सिस्टम सोच लें, कोई सिस्टम भी सोचा जा सकता है, और उसकी कोई 10 रिक्वायरमेंट्स लें, सिंपल 10 रिक्वायरमेंट्स, 10 ले लें, 10 से कम भी चलेंगी, कोई इशू नहीं। उनको ऐसे प्रेडिकेट्स के अंदर लिख के दिखाएं
जैसे प्रेडिकेट्स यहाँ पर यूज किए हुए हैं ऐसे प्रेडिकेट्स के अंदर उनको राइट करके दें। आपको ये प्रेडिकेट्स इससे ज़्यादा और भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल से ही आपको बड़े प्रेडिकेट्स मिलेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए तरीके वो आपको ऐसे एग्जाम्पल देगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये भी एक प्रैक्टिकल का हिस्सा होता है। ठीक है, तो मतलब मिसाल के तौर पे मैं कोई सिस्टम आपको बता दूं टाइटल, और साथ में आपको ये प्रेडिकेट दे दूं। मिसाल के तौर पे ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये वाला ये टेम्पलेट दे दूं, ये मैं फॉर्म आपको दे दूं और कहूं कि ये सिस्टम का टाइटल है, इसमें से रिक्वायरमेंट्स निकालें और इसके अंदर फिल करें। तो फिर आप उसमें से चीज़ें सोच सोच के, जैसे नीचे उसने लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन सिस्टम शैल सस्टेन टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट विद नॉट लेस देन 10 कॉलर वाई, उसने यहाँ पर उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो आप ऐसे ही ना कोई 5 एक एग्जांपल उसकी करके 10 चले, आपके लिए ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन क्वालिटी वर्क के हिसाब से अगर आप करेंगे, सोच के करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो बाकी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने वैसे लिख के लिया है तो फिर वो एक नज़र में मुझे पता लग जाना कि इसके लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर ऐसी फॉर्म्स आपको दी जाए और सिस्टम का टाइटल आपको दिया जाए तो क्वेश्चन बन जाता है कि आप इस फॉर्मेट के मुताबिक इसमें से रिक्वायरमेंट्स फाइंड करके लिख के दिखाएं। तो बेटा याद रखिएगा कि ये फॉर्मेट है और ये नीचे लिखी हुई एक रिक्वायरमेंट है जो इस फॉर्मेट में बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स आई हुई है, फिट है बिल्कुल इसी कंडीशन के मुताबिक। ऐसे ही यहाँ पर उसने लिखा है, उसने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है, यहाँ पर फॉर्मेट लिखा है और नीचे उसने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर उसने बिल्कुल एग्जैक्ट यूज करके उसके मुताबिक एग्जाम्पल सोची। तो हमने भी यही काम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम भी यही करना चाहते हैं कि हम इसमें कुछ ऐसा काम कर लें कि रिक्वायरमेंट्स को हम इस तरह नेचुरल लैंग्वेज में लिखने के काबिल हों। इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा सोचने की और दूसरा इसके मुताबिक फॉर्मेट के मुताबिक लिखने की। जब आप रिक्वायरमेंट्स क्रिटिकली सोचेंगे तो फिर आप उसके मुताबिक वो काम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, यस ओके सर। मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर आप लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं स्क्रीन ऑन करवा लूंगा आपसे, आप जो लिखा होगा वहीं दिखा देना मुझे। ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है, बहुत सुस्त हो गया आपकी क्लास। आप यकीन करें मैं डेफिशिएंसी वालों को भी यही कोर्स पढ़ा रहा हूँ और वो बड़े एक्टिव है। और आपकी क्लास बड़ी पैसिव है, बड़ी स्लो हो गई है, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ बताते हैं, ना कुछ करते हैं। थोड़ा सा मुझे शो तो हो कि क्लास जिंदा है। समझी? इरफान कौन है? 8313। यस सर। यार माना तेरे पास मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। सर ये मैं नहीं हूँ, दूसरे वाला लास्ट लेक्चर में भी ना जब आप बोल रहे थे तो मुझे दोस्त ने कहा था इनके तो बोलना नहीं, तो ये कोई और मेरे नेम से एंटर हुआ था लास्ट टाइम भी। तेरे नाम से कोई और ऐड हुआ है? यस सर, ये हर लेक्चर में आता है, पता नहीं कौन है, किसको मेरी इतनी फिक्र है, मेरी अटेंडेंस लगवाने होता है। मैं इसका कोड चेंज कर देता हूँ, आप लोगों ने दिया होगा, अगर किसी को कोड दिया होगा वो कौन सा, वो खुद से लेके, किसी को ख्वाब तो नहीं आया होगा यार। पता नहीं सर। हाँ क्लास वाले ये वो कौन सा बाहर से किसके आना है, हम लोग ही हैं। ये पासकोड मुझे पता ये है चीजें लेते हैं ना आपको। क्लास में जा सकते हैं तो देखे क्या होता है। इरफान है क्लास में? यस सर। ये मैं वही बोल रहा था। दूसरे वाला तो लीव कर गया। मैंने वो क्वाइट कर हम गया, उसको आप मैंने रिमूव कर पिक्चर लगा दिया। देना प्लीज। मैंने उसको रिमूव कर दिया, वो दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि कहीं आप तो नहीं है वो। थैंक यू और सर। आप पिक्चर लगा दो ना अपनी, पता चल जाएगा आप। ओके। चले ठीक है, यहीं तक इस चैप्टर को जरा पढ़ लीजिएगा।